आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज आपका विशेष अभिनंदन क्योंकि आज हम आपके सामने ले करके आ रहे हैं बोले विभा की 60वीं कड़ी, 60th एपिसोड। और यह सब मुमकिन हुआ है आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, आपके सपोर्ट और आपके समर्थन के लिए। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूंकि ये 60th एपिसोड है तो मैंने सोचा कि ऐसा ऐसा मैं क्या बोलूं कि जो ऐसी कौन सी बात करूं जो इस 60th से भी बहुत ऊपर हो। और मैंने जिस शख्सियत को आज यहाँ आपके सामने लाने की कोशिश की है वह कहीं 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 दुनिया के ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर उनके नाम का शोहरत ना हो, उनके नाम का डंका ना बजता हो। जी हाँ, मैं आपका इशारा आपकी तरफ, आपका ध्यान लेकर के आ रही हूँ दुनिया के चंद बेहद मशहूर लेखकों में से एक, सादत हसन मंटो। मंटो की चीजें अगर आप पढ़ेंगे, 11 मई को उनका जन्मदिन था और मैं आज इस दिन का इंतजार कर रही थी कि इस एपिसोड में, इस डायमंड एपिसोड में, इस डायमंड से भी ऊपर वाली पर्सनैलिटी को मैं आपके सामने लेकर के आऊं। कहानियों की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में और रंगमंच की दुनिया में मंटो एक ऐसी शख्सियत है, उनकी चीज़ें, उनकी रचनाएं ऐसी हैं कि लोगों की लाइफ लाइन बन गई है। मैंने बचपन में मंटो को नहीं पढ़ा क्योंकि मेरी माँ की लाइब्रेरी में मंटो का साहित्य नहीं था। मुझे कहीं से जब उनकी किताब मिली, उनकी और इस्मत चुगताई की, तो मुझे मना किया गया, कहा गया कि ये लोग गंदा लिखते हैं, इनकी राइटिंग नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन वो कहा जाता है ना, पूरब जाओ पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ दक्षिण ना जाओ, तो दिमाग दक्षिण की ओर भागता है। फिर मैंने मंटो को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं मंटो को पढ़ती गई मेरे जहन के मक जाले, धूल धक्कड़ ये सारे के सारे साफ होते गए। कट टू दिल्ली और दिल्ली से बम्बई। जब मैं बम्बई आ रही थी तो उस समय साप्ताहिक हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिका, उसके संपादक थी मृणाल पांडे जी, और उन्होंने कहा कि तुम बम्बई जा रही हो तो बम्बई में मंटो पर कवर स्टोरी करके मुझे भेजना। और उस सिलसिले में मैं सबसे पहले मिली दादा मुनि यानी अशोक कुमार से। उसके बाद मैं मिली इस्मत आपा यानी इस्मत चुगताई से, और उसके बाद अली सरदार जाफरी से। ये 3 ऐसे तिकोन पे ऐसी पर्सनैलिटीज थी जिनसे बात करके मुझे बहुत कुछ मिला। जहां अशोक कुमार दादा मुनि ने कहा कि मंटो मेरी वजह से चला गया क्योंकि मैंने उसकी कहानी पर फिल्म नहीं बनाई, बाद में मैं उसे बुलाता रह गया लेकिन वह नहीं आया। मंटो के लिटरेचर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि समाज को समझ सकते हैं, उस समय की विभीषिका को समझ सकते हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को समझ सकते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे को समझ सकते हैं, और सबसे ऊपर इंसानियत के मुद्दे को समझ सकते हैं। मैंने मंटो और इस्मत ने एक दूसरे पर जो कहा है, मैंने उनकी कहानियां नहीं ली, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पे क्या कहा है वो भी उतना ही अहम है, उतना ही महत्वपूर्ण है। और उनको मिला करके मैंने एक नाटक की शक्ल देने की कोशिश की। 2-3 साल पहले जब मैंने उसको स्टेज किया महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी के थिएटर फेस्टिवल में, मैं बहुत डरी हुई थी कि इनके, जिन्होंने मंटो और इस्मत को बूंद बूंद करके घोल के पी रखा है, वैसे में मैं जा करके पता नहीं मैं क्या करके आऊँगी। लेकिन उनके स्टैंडिंग ओवेशन ने मेरे मन के विश्वास को और पुख्ता किया। मैं वह नाटक मंटो इस्मत दोस्त दुश्मन और उसके कुछ अंश आपके सामने लेकर के आई हूँ। मंटो के जन्मदिन पर मैं उनको ये समर्पित करती हूँ। 11 मई का जन्मदिन था, मैं आज समर्पित करती हूँ। लेकिन मंटो जैसे साहित्यकारों का, लेखकों का जन्मदिन और पुण्यतिथि कुछ नहीं होती है, वो हमेशा हम सबके दिलों में बसे हुए हैं। तो आइए हम आपको उनके इस नाटक के, ये नाटक बहुत लंबा है, लगभग 1.5-2 घंटे का नाटक है, लेकिन इसको फिर मैंने छोटा भी किया था, लेकिन मैं यहाँ उतना भी लंबा नहीं, कुछ अंश आपको सुनाऊंगी। बड़े ही दिलचस्प अंश हैं और आपको बहुत मजा आएगा। ये दौर जिसमें दिल का नहीं है कोई मकाम, पत्थर से जो कर रहा है शीशे का एहतराम, इस दौर में बज़रुआते रंदाना दिल की बात, करता रहा है कोई तो मंटो था उसका नाम।
मंटो की जिसने जहर पिया है बहर नफस और जिंदगी का नाम लिया है तमाम उम्र, तहजीब का खुरज के हर एक गाज़ाए फरेब, इंसान का इंतकाम लिया है तमाम उम्र। हम दुनिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वे आसान हालात पैदा किए कि मुश्किल पसंद मंटो उसमें खुल खेल सका। हम मंटो का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिसने अपने आईना खाने दिल में हमें उतरने की इजाजत दी। मंटो साहब लिखते हैं, वाकया 1947 के आसपास का है। तब मैं बंबई में था। हैदराबाद से एक साहब का पोस्ट कार्ड आया। अम्मा ये क्या बात हुई कि इस्मत चगताई ने आपसे शादी ना की? मंटो और इस्मत ये दो हस्तियां मिल जाती तो कितना अच्छा होता, मगर उसने शाहिद से शादी कर ली। अगर मैं और इस्मत वाकई मियां बीवी बन जाते तो क्या होता? शायद यह एक हादसा होता और इस हादसे का असर अहदे हाजिर के अफसानवी अदब की तारीख पर एटमी हैसियत रखता। अफसाने अफसाने बन जाते, कहानियां मुड़ तुड़ कर पहेलियां बन जाती। निकाहनामे पर दोनों अफसाने लिखते और काजी साहब की पेशानी पर दस्तखत कर देते ताकि सनद रहे। निकाह के दौरान कुछ ये भी बातें हो सकती थी। इस्मत, काजी साहब की पेशानी सपाट है ना? ये पेशानी, इस्मत, काजी साहब की पेशानी ऐसा लगता है जैसे तख्ती है। तख्ती तो बिल्कुल सपाट होती है, ये पेशानी सपाट नहीं। तुम सपाट का मतलब भी समझते हो। सपाट माथा तुम्हारा है, काजी साहब का तो बड़ा खूबसूरत है ना? खूबसूरत तो है। तुम है चिढ़ा रही हो मुझे, तुम चिढ़ा रहे हो मुझे। मैं कहता हूं तुम चिढ़ा रही हो मुझे, मैं कहती हूं तुम चिढ़ा रहे हो मुझे। तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम चिढ़ा रही हो मुझे। अरे वाह, तुम तो अभी से शौहर बन बैठे। काजी साहब, मैं इस औरत से शादी नहीं करूंगा। अगर आपकी बेटी का माथा आपकी तरह है तो आप मेरी शादी उससे करवा दीजिए। मुझे आपका माथा बेहद पसंद है। काजी साहब, मैं इस मर्दवे से हरगिज ब्याह ना करूंगी। अगर आपकी 4 बीवियां नहीं हैं तो आप कर लीजिए ना मुझसे शादी। मुझे आपका माथा बेहद पसंद है। तो ये इस तरह के जो छोटी मोटी ये नोक झोंक थी, और उसके बाद हर मसले पर इन दोनों की बातचीत होती रही है। मोहब्बत के मसले पर इन्होंने कहा, इन्होंने लिखा, मोहब्बत क्या शय होती है इस्मत मैम? मुझे अपने जरी के जूते से मोहब्बत है, रफीक को अपनी 5वीं बीवी से मोहब्बत है, मेरे एक दोस्त को अपनी कुतिया से मोहब्बत है। इस्मत बहन, मोहब्बत बहुत अलग सी शय है। मोहब्बत माँ से होती है, मोहब्बत बहन से होती है, बीवी से भी होती है, बेटी से भी होती है। हाँ, मुझे अपने बेटे से मोहब्बत थी। इतना सा था खुदा कसम, बड़ा शरीर, पैरों पैरों चलता और घंटों चलता रहता। फर्श के दराज में से मिट्टी निकाल करके खा लिया करता था। बड़ा शरीर था लेकिन मेरा कहना बड़ा मानता था। मैं उसे उसकी मालिश करता था, उसे नहलाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो 6 दिनों का था मैं उसे अपने पास ला करके सुलाने लगा था। सफिया को कुछ नहीं करना पड़ता था। मैं बस जाता, वो रात भर सोई पड़ी रहती, मैं बस जाता और उसके पास जाकर उसे दूध पिला करके ले आता। आपको मालूम है इस्मत मैम, दूध पिलाने से पहले यूडिकोलोन या स्पिरिट से सफाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो बच्चे के मुंह में दाने पड़ जाते हैं। लेकिन वो मर गया। अच्छा हुआ इस्मत बहन कि वो मर गया, मुझे तो उसने आया ही बना डाला था। अगर वो जिंदा रहता तो मैं आज भी उसके पोतरे ही धो रहा होता। निकम्मा बन करके रह जाता मैं। सचमुच सचमुच इस्मत बहन, मुझे उससे इश्क था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आज़ादी के पार्टीशन के समय मंटो लिखते हैं, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, पाकिस्तान वजूद में आ गया था।
लेकिन इंसान दोनों में गुलाम था। नफरत और जलन का गुलाम, मजहबी पागलपन और जुनून का गुलाम, वहशीपन और अत्याचार का गुलाम। हिंदुओं ने कहा उन्होंने 1 लाख मुसलमान मारे, मुसलमानों ने कहा उन्होंने 1 लाख हिंदू मारे, मगर किसी ने नहीं कहा 2 लाख इंसानियत का खून हुआ। ये कौन सा मजहब है जो मजहब के नाम पर मोहब्बत के बदले नफरत सिखाता है? या अल्लाह, मुझे अपने इंसान होने की जिल्लत झेलने की ताकत बख्श। वो लहू किसका है जो इतनी बेदर्दी से रोज बहाया जा रहा है? ये हड्डियां कहाँ जलाई जा रही हैं या कहाँ दफनाई जा रही हैं, जिन पर से गोश्त पोश्त मजहब की चीले और गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। मंटो पर फाशी यानी वल्गैरिटी के इल्जाम में बहुत से मुकदमे चले और उन मुकदमों के बारे में मंटो लिखते हैं, पाकिस्तान में मेरे अफसाने ठंडा गोश्त पर मुकदमा चला। इसके पहले 3 अफसानों काली शलवार, धुआं और बू में तो मेरी खलासी ही हो गई। काली शलवार के सिलसिले में मुझे दिल्ली से 2-3 बार लाहौर जाना पड़ा। धुआं और बू ने मुझे बहुत तंग किया, इसके लिए मुझे बंबई से लाहौर आना पड़ता था। लेकिन ठंडा गोश्त ने तो मेरा फुरकुस निकाल दिया। अदालत एक ऐसी जगह है जहां हर तौहीन बर्दाश्त करनी ही होती है, खुदा न करे किसी का इससे वास्ता पड़े। ऐसी अजब जगह मैंने कहीं नहीं देखी। मेरा दिल इस तरह खट्टा हो गया था कि जी चाहता था अपनी तमाम तसानीफ को आग में झोंक कर कोई और काम शुरू कर दूं जिसका तख्लीक से कोई वास्ता ना हो। चुंगी के महकमे में शामिल हो जाऊं और घूस खाकर अपना और बाल बच्चों का पेट भरूं। न किसी पर नुक्ताचीनी करूं, न किसी के मामले में अपनी कोई राय दूं। बाज लोग समझते हैं कि अफसाने लिखकर मुकदमे चलवाना मेरा पेशा है। बाज लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए लिखता हूं और लोगों के सिफली जज्बात मुश्तइल करके अपना उल्लू सीधा करता हूं। मुझ पर 4 मुकदमे चल पड़े और उन 4 उल्लुओं को सीधा करने में जो खम मेरी कमर में पैदा हुआ उसको मैं ही जानता हूं। 5वां मुकदमा मेरे अफसाने ऊपर नीचे और दरमियान पर चला कराची में, और मेरी इसमें कोई खता भी नहीं थी। कराची की एक मैगजीन ने लाहौर से नुमाया होने वाले अखबार एहसान से इसे उठा लिया बगैर मेरी इजाजत के। बस फिर क्या था, कराची में छपते ही मेरे नाम का वारंट जारी हो गया। पहले से 4 मुकदमों से खौफजदा मैं, लिहाजा जज मेहदी अली सिद्दीकी की कोर्ट में दाखिल होते ही मैंने कहा, मेरा नाम सादत हसन मंटो है, मैं ऊपर नीचे और दरमियान लिखा है मैंने, मुझे सजा सुना दी जाए। जज साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, आज कौन सी तारीख है? 25, और अदालत ने 25 रुपए का जुर्माना मेरे ऊपर ठोक दिया। उसी शाम मेरी मुलाकात जज साहब से हुई तो मैंने पूछा, क्या आप भी मेरे अफसाने को फाहिश मानते हैं? जज साहब खामोश रहे और बस मेरे कंधे को हल्के से दबा दिया। ये इस तरह की बातें हैं जो हमने इस नाटक में देने की कोशिश की। अब जब भी कहेंगे हम आपके सामने उस नाटक को लेकर के हाजिर हो जाएंगे। और मंटो जब पाकिस्तान चले गए, दादा मुनी ने कहा कि मंटो मेरी वजह से चला गया। श्याम एक्टर उनके बड़े अच्छे दोस्त थे और उनके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि एक बार रावलपिंडी से आए हुए अपने किसी रिश्तेदार की कहानी सुन रहे थे और मंटो वहीं बैठे हुए थे, और लौटते समय मंटो ने उनसे पूछा था कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैं मुसलमान हूँ और तुम मेरा कत्ल कर दो? कहा कि अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन उस समय जब मैं किससे सुन रहा था उस समय ज़रूर लगा था। और इसमत आपा लिखती है कि शायद वही कारण रहा हो कि जब वो वहाँ से मंटो पाकिस्तान चले गए।
दादा मुनि साहब ने बहुत खत लिखे, उन्हें बहुत बार बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। और जब वो आने की इच्छा उन्होंने जब जाहिर की, तब तक तो दोनों देशों के बीच में इतना बड़ा फासला हो गया था कि वो चाह करके भी वो नहीं आ सके। और वहीं कई बार सुना कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वो कई बार पागल खाने भी गए। और लेकिन उन्होंने अपने ख़त में, इस्मत आपा को लिखे अपने ख़त में उन्होंने लिखा था कि लोग समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग नहीं निकला है। और ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग चल निकला है, पागल वे सब है, मैं नहीं, मैं बिल्कुल होशो हवास में हूँ और एकदम ठीक हूँ इस्मत बहन। इस्मत आपा लिखती हैं कि उसके बाद अरसा तक कोई खैर खबर नहीं मिली, ना ही मेरे ख़तों के जवाब ही आए, मगर यह सुनने में आता रहा कि उसकी शराब की लत चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसे दौर में मंटो ने 40 दिनों में 40 कहानियां लिखी। इस दौर के बारे में मंटो का कहना था कि मेरे यहाँ कहानियाँ दिमाग में नहीं, जेब में होती हैं। फिर सुना कि वो दोबारा पागल खाने चले गए। अब मंटो की खबरों से डर सा लगने लगा, किसी से कुछ पूछने की हिम्मत न पड़ती। और मंटो का एक ख़त आया, आखिरी ख़त। इस्मत बहन, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, न मेरे साथ पाकिस्तान आई, न मुखर्जी से कहकर मुझे बम्बई ही बुलवाया। अब एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरे ऊपर एक मजमून लिख देंगी क्या? आपसे बेहतर और कोई नहीं लिख सकता, यह मैं बाहोशो हवास कह रहा हूँ। और इस्मत आपा लिखती हैं, मजमून अब तो मैं मरने के बाद ही लिखूंगी। न जाने किस झोंक में वो कह गई। और उसके बाद वो कन्फेस भी करती हैं, सचमुच मंटो के मरने के बाद ही लिख रही हूँ। और लिखते हुए वो लिख रही हैं कि न जाने दिल क्यों कहता है कि मंटो के इस जवान मौत में मेरा भी हाथ है। मेरे दामन पर भी खून के नजर ना आने वाले छींटे हैं जो सिर्फ मेरा दिल देख सकता है। वह दुनिया जिसने उसे मरने दिया मेरी ही तो दुनिया है। आज उसे मरने दिया, कल यूं ही मुझे भी मर जाने देगी। फिर लोग मातम करेंगे, जलसे करेंगे, चंदे जमा करेंगे और उन जलसों में बेतहाशा मसरूफियत की वजह से कोई ना आ सकेगा। वक्त गुजर जाएगा, सीने का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो जाएगा और वे सब कुछ भूल जाएंगे बकौल गालिब। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों नंगार के दरिया, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों नंगार के दरिया। न कभी जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता, न कहीं जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता। मंटो साहब देश से चले गए हैं, जैसे इरफान देश से चले गए हैं, जैसे ऋषि कपूर जी देश से चले गए हैं, लेकिन वो हम सब के दिल में है, दिमाग में है। और जब तक यह कायनात रहेगी, मंटो हमारे बीच मौजूद रहेंगे अपने लिखने के कारण। उन्होंने जो लिखे हैं, जो शब्द दिए हैं, जो चीज़ें दी हैं, वो जब तक हालात ऐसे ही रहेंगे, वे सब के सब ऐसे ही बने रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आपने मंटो की यात्रा की और आज हमारे साथ साथ इस 60th एपिसोड के आप हमारे साथ साझेदार हुए। कल हम फिर आपके सामने कुछ एक नया विषय लेकर के आएंगे। तब तक आप सबको नमस्कार, शुभ खैर, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।